अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। बहस हो रही थी पार्लियामेंट में और इसके अलावा सड़कों पर हो रही थी। ऑपोजिशन मुखालफत कर रही थी और वो ये थी कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से नहीं होने चाहिए, जबकि हुकूमत ये कहती है कि तरमीम भी लाई है कि शो ऑफ हैंड से होनी चाहिए थी। लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से हमने देखा है कि ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान गुथम गुत्था हो गए, इससे अब हुकूमत ने जो फैसला किया है वो शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट के इलेक्शन करवाने के लिए अब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है और इसकी मंजूरी भी काबीना ने दे दी है। अब यानी कि ये सदर के पास जाएगा और सदर भी इसकी मंजूरी देंगे, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन जो हैं वो ऑर्डिनेंस से शो ऑफ हैंड से होने जा रहे हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है। ऑपोजिशन इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है और इसकी एक कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, क्योंकि ये तरमीम भी मौजूद है कौमी असम्बली में और सुप्रीम कोर्ट में भी शो ऑफ हैंड के हवाले से जो एक सदारती रेफरेंस है वो भी मौजूद है। तो क्या इसकी कानूनी नुकात हो सकते हैं, सियासी मामलात किस तरह से तय होंगे और 26 मार्च को जो पीडीएम का अब लॉन्ग मार्च है, हुकूमत ने इस हवाले से भी हिकमत अमली तय कर लिया और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है और इमरान खान साहब के जो भी मंसूबे हैं वो अवाम को बताए जाएंगे। तो ये सियासत में बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का सलमान आबिद साहब। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ हैं कमर दिलशाह साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त मोस्ट रेलिवेंट हैं क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो शो ऑफ हैंड से ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, तो ये ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन इस ऑर्डिनेंस के तहत पाबंद होगा कि वो इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाए? सबसे पहले मैं कमर दिलशाह साहब की जानिब ही जाऊंगी और ताकि कमर दिलशाह साहब जो है वो इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। कमर दिलशाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है। कमर दिलशाह साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लाने जा रही है और इस ऑर्डिनेंस से क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाए? देखा जी, असूली तौर पर जो ये ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं उसका बिटवीन दी लैंड या कैबिनेट के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने मशरूत कर दिया है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट के साथ। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने जजमेंट में ये फैसला लिख देती है कि सेनेट के इलेक्शन आईनी तरीके से करवाए जाएं, तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है मुमकिन है जारी ना किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा है कि ये एक्ट के जरिए होने हैं तो फिर ठीक है, फिर तो ऑर्डिनेंस आ जाएगा। लेकिन इस मामले में इन्होंने ये किया है, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इन्होंने इंतहाई एक जो है मुश्किल में डाल दी है, वहाँ बंद गली में खड़ा कर दिया है। ऐसे मामले में जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सदारती रेफरेंस जेरे समात है, तो ये ऑर्डिनेंस के बारे में ये सोचना छोड़ना वो दुरुस्त नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ी अहम बात हमारी ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने सदारती रेफरेंस का जो जवाब दाखिल करवाया, वो बहुत अपना अच्छे तरीके से अपने सफाई पेश ये की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेनेट के तमाम इंतखाबात जितने भी हुए हैं वो बाकायदा आईनी तरीके से करवाए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा अगर आपने कोई तरमीम करनी है तो फिर आर्टिकल 226, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 106 और 222 और 224 और 223 में भी आपको तरमीम करनी पड़ेगी जहाँ सेनेट का जिक्र है, और इसके साथ साथ आइन की आर्टिकल 218 का भी जिक्र करना पड़ेगा, उसमें भी सेनेट के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत जामा कंप्रीहेंसिव जो है वो अपना जवाब दाखिल करवाया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ लेकिन जैसे कि कमर दिलशाह साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो मुखालफत की थी, ये काम तो उन्होंने कहा था कि ये सदारती रेफरेंस की जरूरत नहीं थी, ये काम पार्लियामेंट का था, तरमीम के जरिए होना था। तो अब तरमीम तो पॉसिबल नहीं लग रही और यकीनन अब पॉसिबल भी नहीं है, तो अब ये ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल करेगा? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो बाद की बात है, अभी तो जाहिर है कि वो आया नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आएगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं देनी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रोशनी में देखना है
अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही काम करना है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, ये अलग अलग मामलात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो अलग मामला है, क्योंकि वो तो सदारती रेफरेंस इसलिए था कि इंटरप्रिटेशन की जाए जो सेनेट इलेक्शन के कानून की है। तो अब ये ऑर्डिनेंस एक अलग चीज है, ऐसा नहीं है? नहीं, अलग नहीं है। इसके मसला यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस दाखिल ना किया जाता, हाँ। तो फिर ठीक है, फिर वो ऑर्डिनेंस आ जाता, ऑर्डिनेंस बाद में चैलेंज हो जाता। लेकिन अब मामला यह है कि चूंकि ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और हमारी खबर के मुताबिक, इत्तला के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालिबन 11 या 12 फरवरी को अपना फैसला जो है वो जारी कर देगी। ये सुनने में आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन जितने भी है सेनेट के, वो आईनी हैसियत से, उनकी हैसियत और आईनी तरीके से करवाए जाते हैं, तो फिर इस ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं है। ये ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ेगा। कमर दिलशाद साहब, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करती हूँ आपसे कि आईनी हैसियत है भी, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत के पास ये ऑर्डिनेंस लाने का इख्तियार तो है, और जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत तो मौजूद होती है। जितने भी ऑर्डिनेंस आते हैं उनका एक टाइम फ्रेम होता है, कितने टाइम के लिए। क्या ये ऑर्डिनेंस भी उसी टाइम फ्रेम में होगा? इस पर मैं आपसे आपका नुक्ता नज़र जानूंगी। सलमान आबिद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, हुकूमत ये जो ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, पहले सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेजा सेनेट इलेक्शन को लेकर, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में तरमीम लेकर आ गए, और उसके बाद अब ये ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। ये बेहक वक्त इतने सारे फैसले एक ही कानून को चेंज करने के लिए हुकूमत अगर कर रही है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह तो आपको याद होगा कि शुरू में ही, यानी जिस वक्त हुकूमत नहीं भी आई थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो खुफिया बैलेट के मुकाबले में ओपन बैलेट की हमायत थी, और वो हमेशा से कहते रहे हैं। और ये भी सबको मालूम है कि जब KPK के अंदर 2018 में इलेक्शन, 2000 में इलेक्शन हुए, तो उस वक्त भी PTI ने ख़ास तौर पे अपने कई अरकाने असम्बली को, जो सूबाई असम्बली के लोग थे 2016 में, उस वक्त उनको पार्टी से बरतरफ कर दिया था, निकाल दिया था कि इन्होंने अपनी वफादारी जो है तब्दील की थी। तो उस वक्त भी उनका मौक़िफ़ ये था कि इसको खुफिया बैलेट के जरिए बजाय ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। अच्छा, यही मसला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी या कम अज़ कम PMLN का भी ये पुराना स्टांस रहा है कि अच्छा, अब जब ये मौका आया तो होना ये चाहिए था, जमहूरियत में भी यही था ना, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इसके अंदर कोई मफाहमत होती और ये मामला पार्लियामेंट के जरिए रिजॉल्व होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जो इस वक्त डेफिसिट है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और उनमें किसी किस्म की बातचीत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये मामला डेडलॉक हो गया, और फिर अपोजिशन जमातों ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तो अब हुकूमत के पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे उसके ऊपर मनो अमल किया जाए, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि जनाब अपोजिशन जमातों को राजी कर लिया जाए। वो राजी नहीं होते तो फिर आप अपना खुफिया बैलेट जो है उसी के जरिए इलेक्शन करवा लें। अब उन्होंने जो है ना एक ऑर्डिनेंस की तरफ जो है पेशकदमी की है, और मैं समझता हूँ कमर दिलशाद साहब का ये मौक़िफ़ काफ़ी हद तक वजन रखता है कि असल फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। देखिए, ऑर्डिनेंस की अपनी जगह अहमियत है और ये ख़ास मुद्दत के लिए आता है, उसको आप चला सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगता यह है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से टकराव नहीं पैदा करेगी, वो बल्कि इसको किसी ना किसी शक्ल में मशरूत कर देगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, और उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए ये कहना कि आज ही फैसला हो गया है और हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि जो ओपन बैलेट के जरिए वोट करवाया जाए, मुझे अभी उसका फौरी तौर पे इम्कान नज़र नहीं आता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो फैसला करेगी उसी के मुताबिक ये जो ऑर्डिनेंस है इसने भी फिर आगे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना। राइट, यानी कि हुकूमत हर हाल में ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन करवाना चाहती है, हर हाल में। तो अब इसका खौफ क्यों है? ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये आईनी मामला है, ये मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, ऑपोजिशन, हुकूमत, तमाम जमातें बैठे कंसेंसस पैदा करें, और ये तरमीम जो भी इलेक्शन में है या इलेक्शन के अलावा कोई और इस्लाहात है वो लेकर आए। लेकिन ये मामला पार्लियामेंट में हल नहीं हो रहा, कभी मामला ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और कभी ऑर्डिनेंस पर आ रहा है, तो ये हर हाल में मुमकिन हो सकता है ओपन बैलेट का इलेक्शन करवाना? बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। देखिए, जो इसके टेक्निकल पॉइंट्स है वो तो सलमान ने और कमर साहब ने बड़े एडिकेटली कवर किए हैं, और साफ जाहिर है जब हुकूमत ने ये कह दिया अपने ऑर्डिनेंस के डायरेक्टिव में, ऑर्डिनेंस के साथ ही कि जी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आएगी, तो साफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेगी और जो ऑर्डिनेंस है उसको भी देखेगी,
उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जैसे कंवर साहब ने कहा कि उससे रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। साफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट उन पर गौर करेगी, उसके बाद कोई फैसला देगी। ये तो इसका टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन जहां तक मैं जो इसको देखा है पहले, और खास तौर पे उस सेनेट इलेक्शन जो परवेज मुशर्रफ के जब जमाने में हुए थे, जब नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हो गए थे, तो और इमरान खान साहब भी इस बात पे बारहा जोर दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में जो है, इसमें सेनेटर्स बनने के लिए बहुत पैसा चलता है, और वो पैसा जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप चीजों को छुपा के रखें, और जो जिन लोगों को पैसा दिया गया वो किसके लिए वोट करें, वो सिर्फ उसको पता होता है जो पर्टिकुलर लोगों को वो चीजें कर रहा होता है। और इसका आप ये कह रहे हैं कि हम आईनी शाहिद भी रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा कि लोग किस तरह अप्रोच करते हैं और किस तरह मेक एंड ब्रेक होती है। तो जो टेक्निकली तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव जारी कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये अपने ओपिनियन के तौर पे कि अगर शो ऑफ हैंड के जरिए हो, तो मेरा ख्याल बहुत सारी ऐसी पैसे की लेन देन, और अभी जो गूंज आ रही है मार्केट में, और जिस तरह मुख्तलिफ लोग भी कवर कर रहे हैं कि इसमें कोई रेट जो है वो 13 से 14 और 15 से 16 करोड़ तक भी जा सकता है। तो इन चीजों को फिर हम किस तरह किल करेंगे? इनको इसी तरह किल करना पड़ेगा जहाँ पे सब आपका वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, फेयर होने चाहिए, वो चाहे शो ऑफ हैंड से हो या कोई और आईनी इस्लाहात लानी पड़े। लेकिन हुकूमत इतनी जल्दबाजी में ये सारे काम करने जा रही है, एक दरवाजा नॉक करती है और वहां से अभी कोई रिप्लाई नहीं आता, दूसरी तरफ दस्तक कर देती है, और अब उनको लगता है कि शायद कोई रास्ता नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। इतनी बुखलाहट और इतनी जल्दबाजी, ये भी तो सवाल खड़े कर रही है। नहीं, सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन देखना ये है कि टाइम कितना है, कब इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन के दरमियान और इस फैसले के दरमियान कितना टाइम है। तो वो कहते हैं ना कि यूज ऑल दी ऑप्शंस। मेरा ख्याल वो इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर दें, क्योंकि वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कमिटेड है कि जी शो ऑफ द हैंड के जरिए इलेक्शंस हो, और उसके लिए वो ये मनूवरिंग हो रही है। इसमें एक वो कहते हैं ना, यू आर नॉकिंग एट द डिफरेंट डोर्स, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कहीं से फेवरेबल फैसला आ जाए, क्योंकि जैसे सलमान ने कहा कि पार्लियामेंट में जो चीज होनी चाहिए वो तो नहीं हुई ना, तो पार्लियामेंट की ऑप्शन आउट हो गई। इस वक्त जब पार्लियामेंट की ऑप्शन आउट हो गई तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का ही सहारा लेना है, और ऑर्डिनेंस से इशू होना है, तो वो फिर उन्होंने लिंक कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। उसमें दो चीजें मेरी जहन में आती हैं। एक ये है क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शंस हो, तो अगर वो नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऐसा फैसला देती है जो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली चले, तो इमरान खान देन कैन क्लेम कि मैं तो चाहता था कि शो ऑफ हैंड के जरिए हो, लेकिन नहीं होने दिए गए, तो अब इसके अंदर ये चीजें हो रही है। तो वो कहते हैं कि आई थिंक आप अपने आप को भी कवर करें और चीजों को भी एक्सप्लोर कर लें। अगर ऑप्शन निकल आती है तो नहीं है, सही है, नहीं निकलती तो यू आर एट, आप उस जगह पे खड़े हैं जहां आप कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी अपने जमाने में कि चीज इस तरह हो, लेकिन जब टेक्निकली हमारी जो अदारे हैं वो राजी नहीं होते, तो फिर जिस तरह चीज चल रही है उसको उस तरह चलने दिया जाए। ये एक बेंट ऑफ, ये एक सोच हो सकती है। राइट, आपने कहा कि नॉक एवरी डोर, तो हुकूमत ये हर दरवाजे पर क्यों दस्तक देने जा रही है और इतनी जल्दबाजी में ये मामला निपटाने जा रही है? हुकूमत को क्या खौफ है? फवाद चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उनका ये कहना था क्योंकि सेनेट इलेक्शन जब होते हैं तो हुकूमत को ही फायदा होता है, कहीं ना कहीं लोग हुकूमत की तरफ ही माइल होते हैं। तो क्या वजह है कि अभी इमरान खान साहब को ये खौफ है कि उनके अरकान जो हैं वो उनकी वोट देने की बजाय वो ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या ऐसा होने जा रहा है? मेरा ख्याल आलिया ये खौफ नहीं है, हाँ। ये अट्रैक्शन है, हाँ। ये अट्रैक्शन है। खौफ मेरा ख्याल खौफ का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं वो तो वोट करेंगे, लेकिन ये एक अट्रैक्शन, एक बेट है टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि जी वो लोग हुकूमत की तरफ आए, ताकि फिर जब आप सेनेटर बनेंगे तो कल को जब सिस्टम चलेगी तो जिन लोगों ने हुकूमत के लिए वोट किया होगा उनके लिए मुख्तलिफ चीजें और मुख्तलिफ एडवांटेजेस तो आ सकते हैं ना, पोलिटिकली आए या उसके ऑपोजिशन इससे इख्तिलाफ करती है। ब्रिगेडियर साहब, ऑपोजिशन इससे इख्तिलाफ करती है। एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, जब हम वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हुकूमत के उस ऑर्डिनेंस की जो सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने के लिए आया है और काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। अब इसके कानूनी निकात हैं, कानूनी मामलात हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, वो क्या हो सकती हैं, सियासी तौर पर इसको किस तरह से देखा जाएगा। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार होगा या फिर उसके बगैर भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैं कमर दिलशाद साहब की जानिब जाऊँगी। कमर दिलशाद साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपने कहा कि हो सकता है कि वो भी आ जाए और उसके साथ नथी कर दिया जाए, तो ये हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और लेकिन अगर आईनी तौर पे हुआ तो फिर इसका कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जाया जाए, तो अगर ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया जाए तो फिर क्या ये ऑर्डिनेंस के ऊपर इलेक्शन हो सकता है या नहीं? ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में तो हर चीज जो है वो आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और चैलेंज हो जाए तो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो गैर मौसर हो जाएगा। जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला करेगी जब गैर मौसर होगा, जब तक फैसला नहीं आएगा तो मौसर रहेगा। तब तक उसके तहत इलेक्शन में जाया जा सकता है। इलेक्शन तो जाहिर है कि अभी तो 11 फरवरी को गालिबा शेड्यूल आ रहा है और इलेक्शन के बारे में जो खबरें सुनने में हमें आ रही है वो 2 या 3 मार्च को इलेक्शन होंगे। लेकिन मसला ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत ने बहुत देर कर दी। जब बिल्कुल इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू भी दुरुस्त था, तमाम सियासी जमातें भी चाह रही थी कि भाई ये स्टडी के इलेक्शन के बारे में कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे हार्ड स्टडी ना हो, लेकिन इन्होंने 2 साल जाया कर दिए। अब इसके साथ साथ अभी उन्होंने 29 अक्टूबर 2020 में इन्होंने अपने एक बाकायदा पार्लियामानी कमेटी के जरिए वो स्टैंडिंग कमेटी में वो बिल पेश कर दिया। वो बिल ये है, बड़ा अच्छा बिल है, लेकिन थोड़ा सा हुकूमत ने इसके साथ अपनी नहीं की अंडरस्टैंडिंग या लॉबी ने बनाई। उसमें ये है कि जो बैलेट पेपर होगा ना सेनेट में, सुलेमान आबद को पता है, अब बड़ी अच्छी बात करके गढ़वी साहब भी, लेकिन बड़ी अहम बात यह इसके बैलेट पेपर पर जो ग्रुप बनता है, पंजाब में 46 या 47 MPs का ग्रुप बनता है। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, तो ग्रुप में जो वोटर होंगे उन वोटर का नाम जो है वो बैलेट पेपर पे आ जाए, वोटर्स का नाम, वोटर्स के नाम आ जाए। उससे इसके बाद जो वोट कास्ट करेगा तो अपना निशान लगा देगा कि मैंने किसको वोट दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, सब प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन वो अपना निशान जब लगाएगा वोटर अपने आगे तो मालूम हो जाएगा कि इस वोटर ने किसको वोट दिया। इसको कहते हैं शो ऑफ हैंड। तरीका नहीं आया, बात नहीं कर सके, वो लोग समझते हैं शायद हाथ खड़े करें, जैसे जमात पात में हाथ खड़े करते हैं, वो नहीं आया। इसलिए बाकायदा एक जो बिल बनाया है उस पर बैलेट पेपर पर नाम होंगे, लेकिन बहरहाल शो ऑफ हैंड कहे जो ओपन बैलेट कह दें, लेकिन सारा आइन बदल रहा है ना। इसमें अगर ये सारा मामला हो गया, जैसे मैंने 6 आपको आर्टिकल के हवाले दिए, जब ये मुल्क का एक इंतहाई का आईनी ढांचा ही तब्दील हो रहा है, तो कल को जब ये कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे, कोई तमाम हमारे सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी ना, वो भी ओपन कर दें आप। जब सेनेट के इलेक्शन ओपन कर दिए तो कौमी असम्बली को भी ओपन करें, हमें वहां बैलेट पेपर दिखाया जाए कि ये वोटर किसको वोट दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ। कमर दिलशाद साहब, अगर असेंबलीज की बात कर रहे हैं कि असेंबली जो अरकान असेंबली के लिए आप बात कर रहे हैं कि उनके भी ओपन बैलेट से होने चाहिए, फिर वो असेंबली के जब इलेक्शन होंगे, लेकिन वो तो पब्लिक का मामला, वो तो बड़ा वसी हो जाएगा, वो तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। हो जाएगा, लोगों ने पंडोरा बॉक्स खोल देना ना, क्या जब वोटर अंदर जाता है बैलेट तो दिखाए पोलिंग एजेंट को मैं किसको वोट दे रहा हूँ। वो हम बैठे होते हैं पोलिंग एजेंट, तो कहें जी पोलिंग एजेंट को दिखा के वोट कास्ट करे, ये सारा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। दुनिया इंटरनेशनल सियासी जमातों का और इलेक्टेड अरकान का मामला और है और पब्लिक का मामला और है, हम इसको नथी तो नहीं कर सकते। मैं एक सेकंड में सलमान आबिद साहब से इसी के ऊपर राय ले लूं। सलमान आबिद साहब, जो आप अरकान की बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज के जाहिर है उन्होंने वोट देने हैं पंजाब असम्बली से, कौमी असम्बली से, सेनेट के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये तो पब्लिक का मामला अगर ओपन कर देंगे तो वो तो फिर है ना, जो बहस है बुनियादी तौर पर वो खुफिया बैलेट के ऊपर होती है। यानी जहां आपने इंतखाब करना है और आपके अरकान असम्बली ने किसी एक को वोट देना है और उसमें वो पार्टी वफादारी के मुकाबले में किसी और को वोट दे देता है, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है कि ये बंदा जो है ना इलेक्शन लड़के आया हमारी टिकट के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, और ये वोट जो है वो किसी और को दे रहा है। वो अगरचे कहता यही है कि मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक किया, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा वो ज़मीर हम सबको पता है कि ज़मीर क्या है, वो अच्छी खासी उसमें लूट मार है और जो इलेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो
इसलिए वो उसको मैं भी जनरल इलेक्शन के साथ उस नजरिए देख रहा, क्योंकि वोटर पे ये पाबंदी नहीं है। वोटर तो जिसको चाहे वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी सियासी जमात का कारकुन है, वो नहीं है। लेकिन एक पंडोरा तो जरूर खुलेगा, क्योंकि देखिए ना, फिर आप पूरे आइन की जब हैसियत को चेंज करेंगे तो फिर वो सिर्फ यहाँ तक तो महदूद नहीं रहेगा ना, फिर बहुत से नए पंडोरे भी खुलेंगे। इसलिए देखिए, बात वही है जो बात अभी कमर दिलशाद साहब ने की है कि अच्छा होता कि ये इत्तफाक राय वक्त से पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो जाता। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए, जिस वक्त हुकूमत कुछ करना चाहती थी उस वक्त तो अपोजिशन का एजेंडा, बल्कि आज भी एजेंडा यह है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करना है। वो तो हुकूमत को गिरा रहे हैं, वो तो हुकूमत को मानते ही नहीं है। तो जब आप हुकूमत को मानते नहीं है तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात क्या होने थे, कौन सी चीजों पर आपने आगे बढ़ना था, कैसे आपने उन चीजों को एक रेजोल्यूशन के अंदर लेके आना था, वो तो हो नहीं पा रहा था। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने कहा था कि आइए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा कि एनआरओ मांग रहे हैं। आप देखिए 5 फरवरी को कश्मीर के मामले पे इमरान खान साहब एनआरओ कहते रहे। नहीं, वो तो देखिए ना, हुकूमत कहती रही, और वो वहां पे मरियम कौन सी अपना सलात पढ़ रही थी, जरा वो भी बता दें। बिलावल कौन सी सलात पढ़ रहे थे 5 फरवरी को कश्मीर के मामले पे। दोनों ने उस फोरम को गलत यूज किया ना। एक कश्मीर के ऊपर जो एक मैसेज जाना चाहिए था, उसमें हमने अपनी पॉलिटिकल लड़ाइयां भी दिखाई है ना। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत अपोजिशन को कबूल नहीं करेगी, हुकूमत का काम है ना सलमान, अभी सब ये इनिशिएटिव तो हुकूमत का काम है ना कि वो नहीं, हुकूमत तो क्या है कि वेलकम करे। बात यह है कि हुकूमत आपको वेलकम करे। वो कह रहे हैं हम हुकूमत को मानते ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमें हुकूमत को गिराना है, उसको खत्म करना है। सलमान आबिद साहब तब तो कहा था, जब आए थे जब वो शुरू में कहा था, लेकिन शुरू में जब वो आए थे तो इमरान खान साहब ने उस वक्त नहीं अपना महसूस किया। आपको याद है ना, बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने तकरीर करके हुकूमत को अपने ताउन की पेशकश की थी, लेकिन वो नहीं माने थे। अब सवाल ये है कि अगर आपने मामलात को रिजॉल्व करना है, देखिए ना, डेमोक्रेसी के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए जब आप सिस्टम को चलाते हैं तो लोग सवाल तो उठाते हैं ना। तो वो पार्लियामेंट का फोरम किस मकसद के लिए है, वहां पर बैठ के इत्तफाक राय होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। और अब देखिए ना, मसला क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि पीएमएलएन तो समझती थी ना कि ओपन बैलेट के जरिए वोट होना चाहिए, लेकिन अब वो उनको इमरान खान के साथ एक रंजिश है। और ये मैं आपको बताऊं, जो आपने फवाद चौधरी को कोट किया, बिल्कुल ठीक किया है। देखिए, जो हुकूमत होती है ना, उसके पास ये पोजीशन होती है कि वो मुखालफिन के वोट तोड़ ले, क्योंकि उसको देने के पास उसके पास बहुत कुछ होता है। अपोजिशन के पास क्या देने के लिए है जिसके ऊपर वो तोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक चीज अच्छी हो रही है, अच्छा, अब जो लोग कहते हैं ना खुफिया बैलेट के जरिए होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन वो मुझे बता दें ना जरा, आज तक के तजर्बे में कैसे हमने सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये जो करप्शन है, ये जो पैसे की खेल है, इसको रोकने के लिए क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कर लिया? एक सेकंड, आपको याद होगा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने कमेटियां बनाई अपनी, वो आज तक कमेटी जो है ना वो निकल नहीं सकी। आप अपने लोगों को जब कार्रवाई नहीं करते, खुद उसको प्रमोट करते हैं, तो फिर ये नतीजा तो निकलेगा कि लोग आज कहेंगे कि यार ये सिस्टम बदलो। बरगेडिया साहब, ये सिस्टम बदलना चाहिए या ये इस्लाहात होनी चाहिए, इसके लिए पार्लियामान ही बेहतर फोरम है, लेकिन वहां पर तो सियासी जमातें कोई भी फैसला करने से कासिर हैं। अब सड़कों पर फैसले हो रहे हैं, ऑर्डिनेंस से फैसले होंगे, क्या यही मुकद्दर है पाकिस्तान की आवाम का? पहले जिस तरह बड़ा बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात है, अब अगर हम फिर वही बात आ जाती है एक टिपिकल बात की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जो हुकूमत इलेक्ट होके आई थी फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, वो कम से कम उसके अंदर असम्बली के अंदर गलत या सही, कम या ज़्यादा बातचीत तो चल रही थी, कोई चीज़ें तो चलती नजर आती थी। ये माहौल तो नहीं था जो आज का माहौल है। उसके बाद जो दो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उसमें आपने देखा क्या हुआ, वहाँ कैबिनेट पूरे पार्लियामेंट के इजलास ही नहीं होते थे। एक आप किचन कैबिनेट बना लेते थे, वो डिसीजन करती थी। पीपल्स पार्टी के जमाने में कुछ इसके अंदर बेहतरी थी कि जी इजलास हुआ करते थे, लेकिन उसमें उठा के देखे कि कितनी ऐसी लेजिस्लेशन हुई जिसने कॉमन आदमी को इफेक्ट किया। और अभी जब ये पार्लियामेंट आई है तो इसमें तो फिर वही कन्फ्रंटेशन कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वो कहते हैं कि पार्लियामानी निजाम हमने दिया, तो ये पीपल्स पार्टी तो ये सब क्रेडिट लेती है। नहीं, अब बात यही है ना कि अब वो तो चला गया, उसमें तो हो गया। आज अब उस वक्त वो हुकूमत में बैठे हुए थे, आज वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। और इमरान खान साहब जो है वो पहले अपोजिशन में थे, अब वो हुकूमत में थे। तो हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी जो रिवायतें जो सेट हुई है ना असेंबली के लिए, उसमें ये है कि आपने लड़ाई झगड़ा करना है, पब्लिक इंटरेस्ट के बिल जो है उनके ऊपर आपने कंसंट्रेट नहीं करना। जैसे अगर यही इलेक्शन का मसला था तो आप पहले शुरू कर देते, लेकिन पहले ख्याल नहीं आया, क्योंकि फायर फाइटिंग
पे जब लगे होंगे तो जो मेयर्स हैं वो तो लेने का ख्याल नहीं आएगा। फिर जब वो चीज एकदम सामने आ जाएगी तो फिर जिस तरह आप कह रही हैं कि ऑर्डिनेंस भी आ गया सुप्रीम को, फिर इस किस्म का नी जर्क रिएक्शन होगा। और बाकी ये है कि कल सलमान ने जिक्र किया और बड़ा ठीक जिक्र किया कि एक कश्मीर डे था जहां पे दुनिया को आपने यूनिज्म का मैसेज भेजना था, एक कॉज के साथ कमिटमेंट का मैसेज भेजना था, चाहे वो हुकूमत थी चाहे वो अपोजिशन थी। काश पाकिस्तान के अंदर एक इस दिन पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो सकती और दुनिया में कश्मीर के हिसाब से मैसेज जाता। यहाँ तो कश्मीर के फोरम को जाती प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन ये जानते हुए कि उन्होंने तबाह बर्बाद किया कश्मीर कॉज को अपने दौरे हुकूमत ने पॉलिटिकल बेट दे के, जिस इसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया था जो खाता रहा पैसे कश्मीर कमेटी के, वो कल खड़ा होकर कहता है कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अब पीएमएल से पूछो भाई तुमने क्या किया कश्मीर के लिए? तो इन चीजों को छुपाने के बजाय चेयरमैन कश्मीर कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, कोई फैसला नहीं कर सकते वो। मानेगी आपको। और ये बिहेवियर जो पार्लियामेंटेरियंस का है, और जिस तरह पार्लियामेंट में लड़ाई हर बहुत सारी पार्लियामेंट में होती है, जापान साउथ कोरिया बहुत बड़ी सीरियस लड़ाइयां होती है, लेकिन जब वहां पब्लिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो फिर वहां पे एक सीरियसनेस नजर आती है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। जब जाहिरों की आप असेंबली क्रिएट करेंगे, जब अपॉर्चुनिस्ट की आप असेंबली क्रिएट करेंगे और लोग ही ऐसे लोगों को वोट देंगे, फिर यू डोंट एक्सपेक्ट कि पार्लियामेंट कोई काम करेगी जिसका मुझे फायदा काम नहीं करेगी तो फिर फैसले कहाँ किए जाएंगे? बल्कि तो एक क्वेश्चन मार्क है और इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। नासरीन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक तो ये है कि ये फैसले फिर आखिर कहाँ किए जाएंगे अगर पार्लियामान में यही हाल होगा कि ओपोजिशन जो है वो हुकूमत की नहीं सुनेगी और हुकूमत ओपोजिशन की नहीं सुनेगी, तो फिर ये फैसले कहाँ किए जाएंगे? अवामी फैसले, इस्लाहात कहाँ की जाएंगी? सबसे बेहतरीन फोरम और राइट फोरम तो फिर पार्लियामान ही है। एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा ये है कि अगर जितनी भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है या पैसे का इस्तेमाल होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका क्या काम है? कंवरदिल शाह साहब, आपने भी बड़े इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए हैं और आपको भी पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे का इस्तेमाल होता है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नाकाम है ये फाइंड आउट करने में कि किसने पैसा इस्तेमाल किया और उन लोगों को पकड़ने में कि जो पैसा लगा के आए ऐवानों में? ये दुरुस्त है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको अर्ज करूँ, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी स्कॉलरशिप पाकिस्तान में, तो एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक इंतखाबी इस्लाहात कमीशन बनाया, उसका मैं चेयरमैन था। हमने 3 महीने के बाद रिपोर्ट पेश की और तमाम इस्लाहात भी की, चंद इस्लाहात को तस्कीन भी हो गई। उसमें सबसे बड़ी बात हमने ये देखा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सेनेट की, इसके बारे में कोई कानून साजी करें, कोई तरीका निकालें, तो रास्ता निकालें। तो ये हमने 9 मार्च 2009 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इकरानी को पूछा और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने पार्लियामेंट में भेज दिया। जो 4 रीडिंग उसकी हो चुकी तो मैंने को ब्रीफिंग की, लेकिन बहरहाल बाद में उसको खत्म कर दिया। इसके बाद एक और बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जब इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाई नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब की सरबराही में, तो वो जनाब 2 साल 2.5 साल तो वो काम करते रही और उसके जनाब 80-90 जो है इजलास हुए। किसी सियासी पार्टी ने भी कि आपके हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में, सेनेट के इलेक्शन के बारे में कोई वाज़ा तरीका कार नहीं बताया। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कई बार। कंवरदिल शाह साहब, मुझे ये बताइए, आप ये तो एक जाहिर है लेजिस्लेशन का मामला है, पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है, आईनी कानूनी कोई इख्तियार नहीं है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग उनके सामने हो रही है उसको रोक सकें? आप मुख्तस करते हैं कि इतनी अमाउंट इलेक्शन में खर्च होनी चाहिए और उसके बाद करोड़ों अरबों पर बात चली जाती है और ये सब आप भी कह रहे होते हैं, वजीर आजम भी कह रहे होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन फिर भी बेबस है। ये कैसा कानून और आइन है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है? सही बात यह है कि इस इलेक्शन कमीशन को इसमें एम्पावरमेंट नहीं किया गया ना, आपके सेनेट के इलेक्शन के बारे में आपने क्या करना है। पूरी तौर पर तो जो इंतखाबी साथ कमेटी बनी थी, इसहाक डार साहब के सरबराही में जितने इजलास होते रहे, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट भी बना दिया। उन्होंने इस सेनेट के इलेक्शन के बारे में कानून साजी करवा लेने चाहिए थे, तो रास्ता वाजा कर देना चाहिए था। अब दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर सलमान आपको पता है, हम भी तो दौरे करते रहे, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में और इसी तरह के अमेरिका को छोड़े आप, तमाम दुनिया में जो इलेक्शन होते हैं वो बाकायदा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सेनेट।
अमेरिका के भी, कनाडा के भी, थाईलैंड के भी, इंडोनेशिया के भी, श्रीलंका के भी सारे इलेक्शन जो होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इस तरह के कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं। एक तो तरीका ये था कि आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं, इसकी बकायदा हल्का बंदियां करवा लें, 100 सीटें आप हल्का बंदियां करवा लें, डायरेक्ट इलेक्शन करवा लें, कोई इसके बारे में अमल दरामद नहीं हुआ। जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का ताल्लुक है, ये अखलाकी तौर पर सबसे बड़ी अहम बात होगी। अगर ये ऑर्डिनेंस ही आ जाता है तो फिर ये पार्टी के सरबराहों को करोड़ों रुपया चंदा दिया जाएगा। पहले दिया जाता था ना इंडिविजुअल मेंबर कौमी सूबाई असेंबली को, फिर ये देंगे पार्टी के सरबराह को पैसे देंगे, तब उसको जाकर टिकट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है। ब्रिगेडियर साहब आप कमेंट कीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि अगर शो ऑफ हैंड से आ जाते हैं तो फिर पार्टी सरबराहान के पास पैसा चला जाएगा, पहले तो इंडिविजुअल के पास पैसा जाता था। अभी भी पार्टी सरबराहान और के पास भी पैसे जाते हैं, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये हमारे यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग तो आपको पता है, माहिर है उसमें, तो कोई ना कोई तो तरीकाकार निकालना है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर एक ऐसी कदगन अगर लग गई तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंवर दिलशाद साहब को पता होगा, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें किसी जमाने में इलेक्शन कमीशन ये भी सजेस्ट किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ आप कुछ इंटेलिजेंस के सेटअप को ऐड करें, जो लोगों की जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग या जो रिपोर्ट्स जमा कराते हैं, जो वो अपने वो जो फॉर्म जमा कराते हैं उसके मुताबिक चेकिंग करे और फिर वो इलेक्शन कमीशन को इनपुट दे, अपने एसेट जो जमा करवाते हैं जी। तो इस किस्म के इकदाम तो चाहिए, कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो हो रहा है आलिया, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको जाती नॉलेज पे बात कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें उस जमाने में लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पे अप्रोच, और मैं इसका अच्छा, लेकिन ये तो चले, ये तो इंडिविजुअल की हो गई सेनेट इलेक्शन। हुकूमत खुद भी कौमी खजाने का इस्तेमाल करती है। हमने माजी में भी देखा और अभी भी इस हुकूमत पर भी इल्जाम है कि इमरान खान साहब जिसके मुखालिफ थे कि जो हैं हमें जो कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली के अरकान को फंड्स नहीं देने, तो सलमान आबिद साहब अभी इमरान खान साहब ने वही किया, फंड्स दिए। देखिए बात बड़ी सादी सी है, जिस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं ना, कंवर दिलशाद साहब इसकी तायद करेंगे, जो बरतानवी जमहूरियत का मॉडल हम दुनिया में लेके चलते हैं, वो खड़ा होता है अपनी बुनियादी प्रिंसिपल्स पे और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। अब मसला ये है कि हम हर चीज़ को कानून के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। मॉरल ग्राउंड तो हमारा पॉलिटिकल रहा नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ना रिफॉर्म पे बिलीव करती हैं, ना वो रिफॉर्म्स करती हैं जो करप्शन और बदनवानी की सियासत को ख़त्म करने में रोल प्ले करें। और बिल्कुल ठीक कहा है कंवर दिलशाद साहब ने कि जब भी इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में कमेटियां बनी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला। देखिए इलेक्शन कमीशन ने लॉ नहीं बनाना, इलेक्शन लॉ बनना है आपकी पार्लियामेंट ने। आपके पार्लियामेंटेरियन, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की हायरार्की, आपकी लीडरशिप की जो हायरार्की है वो करप्शन और बदनवानी को सपोर्ट करती है। अब आप मुझे बताइए ना, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन बड़े बड़े नाम है जो करप्ट लोग हैं, वो आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े होते हैं, तो वो क्यों करेंगे इस तरह की रिफॉर्म्स जिसके अंदर वो इस तरह की करप्शन को रोकना चाहते हैं। आप पैसे भी लेते हैं टिकटें बांटते हुए, अपने जाती अकाउंट में भी जमा करवाते हैं, पार्टी अकाउंट में भी जमा करवाते हैं, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी होती है। ये सारी चीजें अगर आपने जमहूरियत को चलाना है तो अपने मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इसको एस्टैब्लिश करें, अपनी पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करें, पार्टियों के लीडर अकाउंटेबल हों। फिर जब लीडर अकाउंटेबल होंगे तो नीचे वाले अकाउंटेबल होंगे। हर चीज को आप कानून के डंडे से देखने की सलमान आबिद साहब, यही बात तो इमरान खान साहब कहते रहे। भाई इमरान खान साहब करते रहे ना, तो इमरान खान साहब के नीचे भी ठीक होगा। इमरान खान साहब के पास भी एक वही सिस्टम है ना जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों की बुनियाद पे खड़े ना। इसलिए आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मेगा किस्म की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो या बाकी स्टेक होल्डर हो। जब तक आप इस जमहूरियत के अंदर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, टाइट किस्म की, सख्त किस्म की, जो आज पाकिस्तान की सियासी जरूरत बनते हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी बुराइयां हैं ये खत्म होने वाली नहीं है। राइट, और ये करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़कर बैठना होगा और संजीदा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल अपने अपने मफादात का है। कल खान साहब कहते थे कि तरक्याती फंड्स नहीं देने चाहिए, ये रिश्वत है और ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है। आज खान साहब भी वही कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।